Hello everyone, welcome to FOC classes. So students, this video is part 17 for chapter 3 Java Programming class 12 IT code 802. So आज की वीडियो में हम arrays टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं. So let us start the video. सबसे पहले अभी तक हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया है एक बार उसे रिकॉल करते हैं बिकॉज तब एरे को समझना ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए. अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर हमें डेटा के लिए प्लेस होल्डर चाहिए मींस एक ऐसा प्लेस होल्डर जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है. उस केस में हम बात करते थे वेरिएबल की. ये वेरिएबल क्या है? ये एक ऐसा प्लेस होल्डर है. प्लेस होल्डर मतलब जहां पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. एंड कैसा डेटा? यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल वैल्यू की बात करते थे. मींस हम सिर्फ एक ही वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. ये अपनी वैल्यू चेंज तो कर सकता है बट सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो पाएगी. ठीक है. अल्टीमेटली हमें एक ऐसे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है जहां पर हम एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर पाएं. बिकॉज वेरिएबल के केस में हम सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. यहीं पर हम बात करते हैं एरेज की. अगर आपसे कोई भी पूछता है कि एरे क्या है तो आप सिंपली बता सकते हैं कि जब भी हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है सेम डेटा टाइप की तब हम यूज करते हैं एरे. ओके. सबसे पहले हम बात करते हैं एरेज के डेफिनेशन के बारे में. देखिए यहाँ पर एरेज ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक से ज्यादा वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं. बेसिकली यहाँ पर आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि एरेज ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं सेम डेटा टाइप के लिए. ठीक है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है. सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम एरेज का यूज करते हैं. ठीक है. जिस तरह से हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था सिमिलर प्रोसीजर है एरेज को डिक्लेयर करने का. सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि हमने वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर किया था. अगर आपने वीडियो देखी है तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे. हमने डिस्कस किया था सबसे पहले आप लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद लिखते हैं आप वेरिएबल का नेम. ठीक है. फिर सेमीकोलन लगाते हैं अगर हम सिर्फ वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. बट क्योंकि यहाँ पर हम एरेज को डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये एक ऐसा कोई सिंबल या फिर कुछ भी स्पेसिफिक हमें यूज करना होगा सो दैट हम ये इंडिकेट कर पाए कि ये वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे है. तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स. बेसिकली अभी तक जो हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का जहां पर हम पहले लिखते थे डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नेम, तो उसी प्रोसीजर में आप थोड़ा सा एडिट करेंगे इन केस ऑफ एरेज. तो एरेज में क्या करना होगा? डेटा टाइप और एरे नेम के बीच में यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा. तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर नहीं की जाएगी, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज मीन्स एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर की जाएगी. एंड कौन से डेटा टाइप की? ये जो गिवन डेटा टाइप है ये डेटा टाइप स्टोर करेगा. ठीक है. यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखनी है बिकॉज आगे जो भी हम प्रोग्राम्स यूज करने वाले हैं अगर वहां पर हमें एरे डिक्लेयर करना है तो आपको इस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन यहाँ पर लिखना है एरे का नेम. ठीक है. एरे का नेम जो भी हमने रूल्स वेरिएबल नेम के लिए पढ़े थे वही रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे. ठीक है. इसके बाद सेमीकोलन लगाना है. ओके. अगर आपसे कोई पूछता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं हमने, ये हमने इसलिए लगाए हैं सो दैट हम जावा कंपाइलर को बता पाए कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है, यहाँ पर हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. एंड कौन सी डेटा टाइप की? जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है. ठीक है. अगर सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर साइज भी बताना है. तो साइज क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि एरे का क्या मतलब है, हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. पर एक से ज्यादा कितनी वैल्यू? मींस नंबर ऑफ वैल्यूज मींस नंबर ऑफ एलिमेंट. तो एक एरे में कितने एलिमेंट्स आएंगे या फिर कितनी वैल्यूज आएंगी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो ही होता है साइज. ठीक है. तो जब भी आपसे कोई कहता है साइज ऑफ एरे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे. ओके. अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे मींस उसका साइज बताना है तो आप कैसे बता सकते हैं? अगर आपने वो एरे पहले से डिक्लेयर किया है तो आप सबसे पहले उस एरे का नेम लिखेंगे, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पर न्यू कीवर्ड लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर डेटा टाइप लिखेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज लिखेंगे. ठीक है. तो साइज कोई भी एक वैलिड नंबर हो सकता है. ठीक है. ऑफ कोर्सली
यहाँ पर साइज का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं तो आप ये दोनों स्टेटमेंट, ये जहां पर हमने डिक्लेयर किया और ये जहां पर हमने साइज बताया, ये दोनों चीजें आप एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डेटा टाइप, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एरे नेम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर मींस ये जो पार्ट है, फिर ये पार्ट एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ का ये जो पार्ट था मीन सेमीकोलन से जो भी पहले पार्ट था, एंड देन यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर से लेके और सेमीकोलन तक जितना भी पार्ट है वो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट में ही लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में मैंने आपको स्टेटमेंट लिखी हुई दिखाई है, ये स्टेटमेंट क्या बता रही है, यहाँ पर हमने डिक्लेयर भी किया है एक एरे और साथ ही हमने उसका साइज भी स्पेसिफाई किया है। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में जो आपको बहुत बार कंफ्यूज करता है। अगर आपने समझा नहीं है इस टॉपिक को, एक बार आप समझ जाते हैं फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टॉपिक है साइज वर्सेस पोजीशन, बिकॉज काफी बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है एंड जनरली आप उसे रॉन्ग कर देते हैं। यहाँ पर इस चीज को आज आप अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली डिफरेंस लिख के दिखाया है। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइज की। तो साइज का सिंपल मीनिंग ये है कि एक एरे की लेंथ कितनी है। लेंथ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस एक एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसी को हम कहते हैं साइज एंड उसी को हम कहते हैं लेंथ। ठीक है, तो जब आपसे कहा जा रहा है लेंथ साइज, तो वो दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर हमें किसी भी एरे का साइज निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड यूज करते हैं, डॉट लेंथ मेथड। बेसिकली ये लेंथ मेथड है, मींस ये एक मेथड का नेम है एंड ये कब यूज किया जाता है, जब हमें पर्टिकुलर किसी एरे का यहाँ पर लेंथ मींस साइज निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर जो भी हमारे एरे का नेम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद डॉट लेंथ लिखेंगे, तो ये पूरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इसमें हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा साइज। ठीक है, मींस लेंथ मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक एरे को डिक्लेयर किया है, ये एरे है, सबसे पहले हमने इसका डेटा टाइप बताया है, इसके बाद यहाँ पर एरे है, ये चीज इंडिकेट करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। देन यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारे एरे का नेम। ठीक है, फिर ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, देन ये है न्यू कीवर्ड, इसके बाद अगेन डेटा टाइप लिखा है। ठीक है, और फिर ये क्या है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखते हैं, साइज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है साइज। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक एरे को डिक्लेयर किया है और फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने उसका साइज बताया है। ठीक है, यहाँ पर अल्टीमेटली हमने साइज बताया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने बताया है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमसे कोई भी कह रहा है कि आप एरे का लेंथ बताइए, एरे का साइज बताइए, वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने आपसे कहा कि साइज या फिर लेंथ क्या है मार्क्स एरे के लिए, तो वो क्या है, वो है 5। इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर जो इसी के जैसा होता है एंड कई बार आपको कंफ्यूज करता है, बट वो इसके जैसा है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोजीशन की। तो पोजीशन के केस में हम ये बताते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, मींस उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है पोजीशन या फिर इंडेक्स, तो दोनों का मतलब एक है। ठीक है, अगर आपसे इंडेक्स या फिर पोजीशन पूछी गई है तो आप हमेशा 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जब हमें बताया गया है कि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है, तो इन 5 एलिमेंट्स को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, इन 5 एलिमेंट्स को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ये जो हमने सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी है मार्क्स एट 0, ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ना है, मार्क्स एट 0। इसका मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं कि हमें मार्क्स की वो वैल्यू चाहिए जो 0 पोजीशन पर है। ठीक है, देन सिमिलरली हमने लिखा है मार्क्स एट 1। मार्क्स एट 1 का क्या मतलब है, हमें मार्क्स की वो वैल्यू चाहिए जो 1 पोजीशन पर है। ठीक है,
जब भी आपसे पोजीशन या फिर इंडेक्स की बात की जाएगी तो आप हमेशा जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। मींस जो सबसे पहला एलिमेंट है, भले ही हम इसे पहला एलिमेंट कह रहे हैं, बट इसकी जो पोजीशन होगी या फिर इंडेक्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसकी जो इंडेक्स है, इसका जो पोजीशन है वो जीरो है। सिमिलरली जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से ये प्रोसीड करेगा। एंड क्योंकि यहाँ पर हमने जीरो से पोजीशन को स्टार्ट किया है तो ऑब्वियस है कि अगर 5 टोटल एलिमेंट्स हैं तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, दैट विल बी 4, वो 5 नहीं होगा। क्योंकि हमें यहाँ पर ये तो पता है कि साइज 5 है, साइज 5 होने का सिर्फ ये मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। ठीक है, बट जब हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, क्योंकि पोजीशन हमने जीरो से स्टार्ट की, 1 से स्टार्ट नहीं की, इसलिए जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो होगा n-1। मीन्स अगर साइज n है तो जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, n-1। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करते हैं ना कि 1 से। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये चीज आपने याद रखी, ये चीज आपको समझ में आ गई, तभी आप सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हैं। अगर कोई भी आपसे साइज या फिर लेंथ पूछ रहा है तो वो एक बात है, और अगर कोई भी आपसे पोजीशन या फिर इंडेक्स पूछ रहा है तो वो भी एक बात है। ठीक है, n साइज के एरे के लिए जो इंडेक्स होगा वो 0 to n-1 होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, n-1 तक इंडेक्स होगा। ठीक है, आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर हैं। नाउ लेट अस मूव टू एग्जाम्पल। सो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है एंड ये थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल है, बिकॉज अभी तक हमने शायद इतने लेंदी प्रोग्राम्स अपने चैप्टर में नहीं किए थे। सो हो सकता है कि ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, बट अगर हम इसको पार्ट वाइज समझेंगे तो ये बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। सो चलिए इसे पार्ट वाइज समझने की कोशिश करते हैं एंड आई होप आपको ये समझ भी आएगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है, ये है हमारी पब्लिक क्लास स्टेटमेंट। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने अब क्या किया है कि पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, मींस जो मैंने आपको इनिशियली वीडियोस बताई थी वो आपने नहीं देखी हैं एंड आप डायरेक्टली जो एडवांस टॉपिक है लाइक एरे या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आप डायरेक्टली उन पर प्रोसीड करते हैं। सो उस केस में क्या होता है कि आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आता है। सो देखिए सबसे पहली बात, आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। आज ये हमारा पार्ट 17 है, इसका ये मतलब है कि अगर आपने पार्ट 17 डायरेक्टली देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले 16 पार्ट्स नहीं देखे हैं। और अगर आपने बीच का भी कोई पार्ट मिस किया है तो उसमें आपका लॉस है। ठीक है, क्योंकि चीजें आपको फिर समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए पार्ट ज्यादा लंबे नहीं है, लॉन्ग नहीं है, आप उनको इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप सारे पार्ट्स को देखते हुए तभी आगे प्रोसीड करें। ठीक है, वरना आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, फिर भी अगर आप आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, सो यहाँ पर ये है क्लास स्टेटमेंट। क्लास स्टेटमेंट को इसी तरह से लिखा जाता है, सबसे पहले पब्लिक क्लास, फिर क्लास का नेम, और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये मेन मेथड के लिए लिखी जाती है। कभी भी आपको मेन मेथड स्टार्ट करना है तो आप ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा कर्ली ब्रैकेट के साथ मेन मेथड स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम वो सभी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एरे को डिक्लेयर करना है हमें। एरे क्या है, एरे का नेम यहाँ पर है मार्क्स एंड उसका डेटा टाइप है डबल। ठीक है, एंड क्योंकि वो एक एरे है, ये चीज इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाएंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है। ये हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसके साथ हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस तरह से हम अभी तक वेरिएबल के केस में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद वैल्यू प्रोवाइड करते थे, वही प्रोसीजर है। बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज होने वाली हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी कॉमा लगाकर प्रोवाइड करेंगे एंड फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आपको मार्क्स मींस कोई भी एरे है, अगर आपको उसका इनिशियलाइजेशन करना है, मींस उसकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, तो उस केस में क्या करना होगा, आपको वो सभी वैल्यूज ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा लगाकर लिखनी है। ठीक है,
आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है। इसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसमें हमने क्या किया है, एरे को डिक्लेयर किया है, उसका डेटा टाइप बताया है एंड साथ ही हमने उसका इनिशियलाइजेशन भी किया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली स्टेटमेंट के बाद ये जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है ये क्या है, ये है एक वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो आप यहाँ पर इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से वेरिएबल एंड एरे का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन डिफरेंट होता है। जब हमें सिंपली एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं, ठीक है। बट जब हमें एरे को यहाँ पर डिक्लेयर करना था तो हमने क्या किया था, डेटा टाइप के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए थे और फिर एरे का नेम यूज किया था, ठीक है। सबसे पहला ये डिफरेंस है डिक्लेरेशन में। फिर इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर जब वेरिएबल की बात हो रही है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं, बट इन केस ऑफ एरे आप यहाँ पर जो भी वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे वो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है किस तरह से एक एरे एंड एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरे है जहां पर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर्ड है एंड फिर हमारे पास एक वेरिएबल है जहां पर एक वैल्यू स्टोर्ड है 400, ओके। अब नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं system.out.println। ये एक मेथड है जो हमने इनिशियल प्रोग्राम्स में भी पढ़ा था। बेसिकली ये मेथड तब यूज किया जाता है जब हमें कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है आउटपुट में, तब हम ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू हमें आउटपुट में शो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने डबल कोट्स के बीच में एक वैल्यू प्रोवाइड की है तो इसका सबसे पहले ये मतलब है कि डबल कोट्स के बीच में जो भी है वो क्या है, वो है स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये क्या है। ये सिंपली हमें आउटपुट में प्रिंट नहीं करना है, बट ये एक सिंबल है। किस चीज का सिंबल है, ये सिंबल यूज किया जाता है टैब प्रिंट करने के लिए। बेसिकली जब हम टैब प्रिंट करना चाहते हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम यहाँ पर एक ऐसा स्पेस प्रिंट करना चाहते हैं जो एक स्पेस से ज्यादा है एंड वो एक पर्टिकुलर स्पेस के बराबर है। मींस जहां पर भी हम टैब यूज करेंगे तो वहां पर एक पर्टिकुलर स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज कैसे प्रिंट होगी वो हम आउटपुट में देखेंगे, बट यहाँ आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि ये सिंबल जब भी यूज किया जा रहा है इसका मतलब है टैब, ठीक है। ये चीज एज इट इज आउटपुट में प्रिंट नहीं होती है, ये टैब होता है। ये बेसिकली एक स्पेस को प्रिंट करता है, ठीक है। इसके बाद हमें प्रिंट करना है क्लास रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें कुछ डैश प्रिंट करने हैं, मींस एक लाइन बेसिकली हमें शो करनी है, उसके लिए हमने इस तरह से साइन पुट किए हैं डबल कोट्स के अंदर। ये एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट, ये हमें प्रिंट करना है, बट इन सभी के बीच स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर स्पेस देना है। इसके लिए हमने इन सभी के बीच में टैब का यूज किया है, ठीक है। तो इन सभी के बीच में स्पेस प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पर लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है। आई होप इतना प्रोग्राम आपको क्लियर होगा। इसी प्रोग्राम में आगे हमें कुछ और स्टेटमेंट्स यूज करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है एक फॉर लूप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर लूप, आई होप वो आपको क्लियर है। अगर आपने फॉर लूप को ध्यान से समझा है आपको ये यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाएगा हमने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स यूज की हैं। देखिए सबसे पहले फॉर लूप के लिए हम यूज करते हैं फॉर कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम 3 टाइप के पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, मींस यहाँ पर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये आई वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप है इंट एंड हमने इसको इनिशियलाइज किया है 0 वैल्यू के साथ, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाया है। देन ये नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, ये होती है टेस्ट कंडीशन, जिसे हम टेस्ट करते हैं ट्रू है या फिर फॉल्स। ट्रू होती है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, फॉल्स होती है तो हम वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वेरिएबल यूज करेंगे, इसी को हमें टेस्ट कंडीशन में यूज करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। ये मार्क्स डॉट लेंथ हमने क्यों लिखा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब साइज का कंसेप्ट बताया था
तब मैंने आपको बताया था कि जब हम लेंथ मेथड यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम यहाँ पर साइज बता रहे हैं। सो क्योंकि हमें पता है कि मार्क्स का साइज क्या है, तो वो चीज हम किस तरह से बताएंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर इस मेथड के थ्रू बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको किस चीज की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर आपको मार्क्स एरे के साइज की वैल्यू रखनी है। ठीक है, सो यहाँ पर आई की वैल्यू साइज से कम रहनी चाहिए, ये हमने कंडीशन बताई है। ठीक है, इसके बाद स्टेप क्या लिखा है, ये स्टेप है, इसकी हेल्प से हम वैल्यू को चेंज करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने आई के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, मींस आई की वैल्यू हर बार एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो हम 0 से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर इंक्रीमेंट करते हुए लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं हमें क्या स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ एंड जो भी स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर फॉर लूप में एग्जीक्यूट करनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है परसेंटेज, एंड परसेंटेज की वैल्यू सबसे पहले क्योंकि हमने डिक्लेयर किया है तो हम इसका डेटा टाइप भी बताएंगे। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद इसकी क्या वैल्यू है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो जो हम परसेंटेज के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि हमने ये क्या लिखा है, ये हमने लिखा है मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है आई। तो ये आई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। इसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहली वैल्यू की, तो वो क्या होगी, मार्क्स एट 0, बिकॉज ये साइन जब हम यूज करेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज करेंगे, इसका क्या मतलब है, मार्क्स एट 0 मतलब मार्क्स एट 0 पोजीशन। तो जो भी 0 पोजीशन पर है वो सबसे पहले यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, एंड इसीलिए यहाँ पर ये जो टेस्ट कंडीशन है ये हमने प्रोवाइड की थी आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। सो बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पर मार्क्स की लेंथ है 5, बट क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्स तो 0 to n-1 जाता है, तो n-1 मतलब 4, तो इसका मतलब है कि जो इंडेक्स होगा आई की वैल्यू होगी वो 4 से ज्यादा नहीं होगी, मींस 5 तो नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। ठीक है, मींस वो 5 से लेस रहेगी, तो 5 से लेस मतलब वो 4 तक रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे लूप आगे प्रोसीड करेगा वैसे वैसे हमें ये चीज समझ में आएगी। ओके, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमने एक और यहाँ पर स्ट्रिंग यूज की है, एक वेरिएबल यूज किया है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर उसका नेम है रिजल्ट। ठीक है, ये एक वेरिएबल है रिजल्ट जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हमें एक और चीज बतानी है, हमें इफ एल्स लूप के थ्रू ये बताना है कि अगर परसेंटेज 40 या 40 से ज्यादा है तो आपको रिजल्ट पास्ट प्रिंट करना है, और अगर एल्स है तो रिजल्ट फेल्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमने प्रिंट की कमांड तो बाद में दी है, यहाँ पर सिर्फ हमने ये बताया है कि रिजल्ट की क्या वैल्यू होगी। सो रिजल्ट की वैल्यू होगी पास्ट अगर ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, मींस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, देन यहाँ पर हमने कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट की हैं। सो बेसिकली हमें प्रिंट क्या करना है वो अब हम बता रहे हैं, अभी तक हमने कोई भी प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं दी थी। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अभी जो ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी थी, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, हमने सबसे पहले लिखा था रोल नंबर। तो रोल नंबर अगर हमें प्रिंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी का भी रोल नंबर 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, राइट, रोल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। सो हम यहाँ पर क्योंकि 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने सबसे पहली वैल्यू दी है i+1। ठीक है, ये हमने क्यों दिया है, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 हमें प्रिंट नहीं करना है रोल नंबर, हमें 0+1 मींस 1 से प्रिंट करना है रोल नंबर, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है i+1। ठीक है, इसके बाद हमें एक टैब प्रिंट करना है। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पर सिंबल यूज किया है। फिर इसके बाद हम मार्क्स प्रिंट कर रहे हैं, एंड आप नोटिस करेंगे ये सभी चीजें हम सेम लाइन में ही प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने system.out.print यूज किया है जो सेम लाइन में ही प्रिंट करेगा इन सभी स्टेटमेंट्स को। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर मार्क्स प्रिंट करने हैं, एंड क्योंकि मार्क्स एक एरे है, सो हम एरे की डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो उन वैल्यूज को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है,
थ्रू दिस फॉर लूप। तो ये फॉर लूप हमें किस तरह से हेल्प करेगा, हमने यहाँ पर सिर्फ आई की वैल्यू बताई है। सो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू रखी जाएगी मार्क्स एट 0, मीन्स जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। फिर इनिशियल वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा 0 लेस देन 5। यहाँ पर मार्क्स डॉट लेंथ की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं। सो ये कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में ये सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो ये सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स एट 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जो भी 0 पोजीशन पर मार्क्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। फिर एक टैब प्रिंट होगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमें परसेंटेज को प्रिंट करना है। तो क्योंकि परसेंटेज का फॉर्मूला मीन्स जो भी हमें परसेंटेज की वैल्यू यूज करनी है वो हमने यहाँ पर बताई है कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर टैब प्रिंट करने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें रिजल्ट प्रिंट करना है। तो क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पर यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो जो भी परसेंटेज कैलकुलेट होगी उसके बिहाफ पर पास्ड या फेल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर क्लियर है। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास रिपोर्ट प्रिंट होने से पहले हमें एक पर्टिकुलर स्पेस प्रिंटेड मिला है। एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर टैब यूज किया था। ठीक है, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पेस प्रिंट करना है तो उसके लिए हम टैब यूज करते हैं एंड वो इस तरह से प्रिंट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने जो लिखा था क्लास रिपोर्ट वो यहाँ पर प्रिंट हुआ है। फिर हमने ये साइन यूज किया था, ये सिंबल यूज किए थे एक लाइन प्रिंट करने के लिए। फिर हमने प्रिंट किया था रोल नंबर, फिर उसके बाद टैब, फिर मार्क्स, फिर से टैब, फिर परसेंटेज, और फिर हमने 2 टैब यूज किए थे और फिर हमने यहाँ पर रिजल्ट यूज किया था। ठीक है, सो ये यहाँ पर प्रिंट हो गया है। इसके बाद अगेन हमने ये लाइन प्रिंट करने के लिए सिंबल्स यूज किए थे। ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर, क्योंकि हमने लिखा था i+1, तो i+1 मतलब 0+1 से वैल्यू स्टार्ट हुई है, तो 0+1 मतलब 1। ठीक है, फिर जैसे जैसे स्टेप इंक्रीमेंट हुआ मींस i++ की वैल्यू क्या होगी, हर एक में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हमें हर एक वैल्यू इंक्रीमेंटेड मिली है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमने मार्क्स आई लिखा था, तो मार्क्स आई का क्या मतलब था, सबसे पहले मार्क्स एट 0, फिर मार्क्स एट 1, फिर मार्क्स एट 2, इस तरह से जो भी इंडेक्स था उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू थी वो हमें यहाँ पर प्रिंटेड मिल गई है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमने परसेंटेज के लिए फॉर्मूला दिया था, तो उस फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज थी यहाँ पर उनको रखकर कैलकुलेट किया गया परसेंटेज को एंड फिर वो यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमने इफ एल्स यूज किया था, इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बेसिस पर यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है। सो हमने बताया था कि 40 या 40 से ज्यादा के केस में आपको पास्ट प्रिंट करना है, तो यहाँ पर ये 40 से ज्यादा है तो पास्ट है, देन 36 है तो फेल्ड है। इसी तरह से बाकी सभी वैल्यूज को टेस्ट करके करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट की है। ठीक है, सो आई होप ये पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ पर क्लियर है एंड आपको कोई भी डाउट नहीं है। मैंने आपको हर एक चीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक कॉमन कोडिंग एरर्स फॉर एरेज। सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफ बाय वन एरर की। सो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब आप इंडेक्स के केस में मिस्टेक करते हैं। मीन्स यहाँ पर जब मैंने आपको इंडेक्स मींस पोजीशन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करते हैं साइज n है, तो उस केस में जो इंडेक्स होगा मींस जो एलिमेंट्स की पोजीशन होगी वो 0 से लेकर n-1 तक होती है। ठीक है, मींस जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उसका इंडेक्स या फिर उसकी पोजीशन क्या होगी, n-1 फॉर साइज n। मींस जब साइज n है तो जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स या फिर पोजीशन क्या होती है, n-1। ठीक है, कभी भी n नहीं होती है। मींस अगर हमने कहा है कि हमारे पास एरे का साइज है 5, ठीक है, तो उस केस में जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा 4। ठीक है, अगर गलती से आप ये लिख देते हैं मार्क्स एट 5, मींस आप वैल्यू पूछ रहे हैं 5 इंडेक्स पर, तो ये एक्चुअल में किस एलिमेंट की बात हो रही है, ये हो रही है बात 6th एलिमेंट की। ठीक है, तो 6th एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। ठीक है, सो इस वजह से ये चीज यहाँ पर एरर दे देगी। ठीक है, जब आप लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो n रख देते हैं। ठीक है, सो ये मिस्टेक है। आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 to n-1 रहेगा साइज n के लिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है ऑफ बाय वन एरर के थ्रू। जब आपने यहाँ पर एक एरे को डिक्लेयर किया है, सबसे पहले यहाँ पर ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे, ये यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा।
सो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक एरे को डिक्लेयर किया है, उसका डेटा टाइप बताया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, उसका नेम बताया है एरे का, देन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद न्यू कीवर्ड लिखा है, इसके बाद डेटा टाइप, एंड यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारे एरे का साइज। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमने बताया है मार्क्स एरे में 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो इनका इंडेक्स 0 to 4 रहना चाहिए, राइट, 0 1 2 3 4। यहाँ पर अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये इंडेक्स कुछ इस तरह से रहेगा, राइट। अगर आप इन सभी को काउंट कर रहे हैं, ऑफकोर्सली ये इंडेक्स की बात हो रही है, ये जो मैंने 0 1 2 3 4 लिखा है ये क्या है, ये सभी इंडेक्स हैं। ठीक है, सो अगर आप इन सभी इंडेक्स को काउंट कर रहे हैं तब ये मिलाकर बना रहे हैं 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इंडेक्स 0 to 4 मीन 0 to n-1 रखते हैं वो तभी करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, जब हम फॉर लूप में ये प्रिंट करने के लिए लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पर 0 के साथ वैल्यू स्टार्ट की है, वो ठीक है, बट यहाँ पर जो हमने टेस्ट कंडीशन दी है ये गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि मार्क्स एट 5 ये वैल्यू तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 4। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मार्क्स एट 5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास इस प्रोग्राम का एक एरर आ जाएगा, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड यही चीज यहाँ पर ऑफ बाय 1 एरर के थ्रू बताई गई है। ठीक है, तो कभी भी आप कोई एरे के लिए स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आप वहां पर ध्यान रखेंगे टेस्ट कंडीशन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, वहां पर ये जो वैल्यू है ये हमेशा लेस मींस कम रहनी चाहिए, इन जो हमारा साइज है उससे कम रहनी चाहिए, उसके बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।